A very warm welcome to Study IQ, my dear friends. मैं हूं प्रशांत मावानी. आई होप यू ऑल आर इन गुड. आज 31 अगस्त 2020 है, दिन है मंडे. दिन की शुरुआत करेंगे थियोडोर रूजवेल्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट के साथ. कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय. खास करके जब आप अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करते हैं तो आपके जीवन में जो खुशी है, जो हंसी है, जो एक आप कह सकते हैं जो एक मौज है, ये चली जाएगी. सो नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन. आप यूनिक हैं, आपके अंदर वे सारी कैपेबिलिटीज़ हैं जो दूसरे किसी भी व्यक्ति में हैं. द ओनली थिंग इज़ कि हम ये कैपेबिलिटीज़ जो हैं उसको पहचान नहीं पाते. उसके लिए थोड़ा इनवर्ड यानी कि अंदर झांकना पड़ेगा. ये प्रैक्टिस की बात है. अगर आप ये करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपको आपकी शक्तियों के बारे में पता चलने लगेगा. थिंक अबाउट इट. विद दिस डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 6 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. स्टार्टिंग करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ. फिर 3 आर्टिकल्स हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के, 2 आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस के हैं और आपके लिए कुछ न्यूज़ आइटम्स भी हैं. स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर जो स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है, जो प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम्स को कवर कर लेता है, ये स्मार्ट कोर्स भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने मिलकर बनाया है और ये आपकी सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन में आपकी बहुत मदद कर सकता है. आज 31 अगस्त 2020 लास्ट डे है. आज इसके ऊपर जो ऑफ़र चल रही है, एक लंबे टाइम से ये ऑफ़र जो चल रही थी ईएमआई ऑप्शन की, ये आज ख़त्म हो जाएगी. तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन. लेक्चर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर से मिल जाएगी एंड यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल. मैसेज टू चाइना. एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज होती है रशिया में जिसका नाम है कवकाज 2020. भारत ने ये डिसाइड किया है कि भारत कवकाज 2020 में पार्ट नहीं लेगा. पहले जो आज से 2-3 दिन पहले की बात है जब ऑफिशियली भारत को पूछा गया तो डिफेंस मिनिस्टर ने यह बताया कि हाँ भारत इसमें पार्ट लेगा, लेकिन फाइनल डिसीजन भारत ने क्या लिया है कि हम कवकाज 2020 में पार्ट नहीं लेंगे. अब प्रश्न ये है कि क्यों हम पार्ट नहीं लेंगे. द रीज़न इज़ कि इसमें 2 ऐसे देश हैं और ख़ास करके चाइना इसका पार्ट है. टोटल 19 कंट्रीज़ जो हैं इसके पार्ट हैं. आप देख लीजिए क्विकली, मैं इनके नाम आपके साथ शेयर कर देता हूं. चाइना, पाकिस्तान, ये 2 ऐसे देश हैं. ख़ास करके चाइना के साथ जो करंट सिचुएशन चल रही है इसको ध्यान में रखते हुए भारत ने ये डिसाइड किया है कि हम इसमें पार्ट नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें फिर उनके सोल्जर्स के साथ मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज करनी है. उनके लोगों ने, उनके सोल्जर्स ने हमारे 20 जितने सोल्जर्स की हत्या की है, राइट. और ये हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते. और फिलहाल एलएसी के ऊपर जो इश्यू हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है कि हम इसमें पार्ट नहीं लेंगे. तो चाइना, पाकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, मंगोलिया, सीरिया, ईरान, इजिप्ट, बेलारूस, टर्की, आर्मेनिया, अब्खाज़िया, साउथ ओसेटिया, अज़रबैजान और तुर्कमेनिस्तान, ये देश हैं जो कवकाज 2020 में पार्ट लेंगे. रशिया में मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग जगहों पर हर साल ये एक्सरसाइजेस जो हैं वो कंडक्ट की जाती हैं. पहले 27 में वेस्ट जोन में थी, फिर ईस्ट जोन में 2018 में, 2019 में सेंटर में, और कवकाज जो है ये साउथ पार्ट में है. ये शब्द जो है कवकाज, इसका जन्म हुआ है कौकेसस या फिर कौकेशिया नाम का जो रीजन है, जो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में है. अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ पर है, तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने वर्ल्ड मैप जो है वो जानबूझकर आपके लिए नहीं रखा है यहाँ पर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपनी एटलास खोलें, राइट. मैप बुक जो है उसको खोलें या फिर गूगल कीजिए वर्ल्ड मैप को और लोकेट कीजिए कि ये वाला पोर्शन जो है, राइट, साउथ वेस्ट रशिया वाला पोर्शन आपको कहाँ पर देखने को मिलता है. और उनके साथ जुड़े हुए हैं कुछ देश, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान. तो ये वाला बेल्ट जो है इसको कॉकेशियन बेल्ट कहते हैं. कॉकेशियन माउंटेन वाली ये पूरी रेंज है. और यहाँ पर देखिए कैस्पियन सी है और यहाँ पर हैं ब्लैक सी. टर्की एक बहुत ही फेमस देश है जिसके बारे में आप जानते होंगे. ईरान भी हमसे इतना दूर नहीं है. तो अब आपको एक जनरल आइडिया मिल गया होगा कि किस एरिया की बात हो रही है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड मैप को निकालिए और इस रीजन को ज़रूर देखिए. ऐसा नहीं है कि भारत को कवकाज 2020 के इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं पता है. ऑफ कोर्स ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप जो हैं
वो भी इसमें पार्ट ले रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल जैसे मैंने आपको बताया, सिचुएशन जो चाइना के साथ चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए भारत ने यह तय किया है कि हम इसमें पार्ट नहीं लेंगे। बिजनेस एज यूजुअल, राइट। अब हम उस प्रकार से चाइना के साथ डील नहीं कर सकते। भारत ने बार बार चाइना के इस प्रकार के, आपको पता है पहले चाइना जो है वो खुलेआम पर पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, आज भी करता है, लेकिन टेररिज्म के मामलों में भी चाइना ने पाकिस्तान का पक्ष लिया है। और उस टाइम पर हम सोच रहे थे कि चलो ठीक है, दूसरे एरियाज़ ऐसे हैं इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप के जिसको हम बिगाड़ नहीं सकते। इसको आप कह सकते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। एक प्रकार से भारत ने कंपार्टमेंट्स बनाए थे। एक लंबे टाइम से जो अक्साई चीन वाला हमारा रीजन है वो चाइना के कंट्रोल में है। तो भारत ने क्या कहा कि ये बॉर्डर वाला जो इश्यू है वो एक कंपार्टमेंट हो गया। फिर ट्रेड वाला जो ट्रेड के साथ जुड़े हुए रिलेशनशिप हैं, या मैं ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भी लिख सकता हूँ, ग्लोबल कोऑपरेशन, क्लाइमेट चेंज, ऐसे बहुत सारे अलग अलग, राइट, सिक्योरिटी, डिफेंस एक्सेट्रा। तो हमने क्या किया, या फिर भारत ने ये सोचा कि ये बॉर्डर इश्यू जो है वो आज भी अनसॉल्व्ड हैं, तो इसके ऊपर इतना फोकस नहीं करते। इसकी वजह से ओवरऑल रिलेशनशिप के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट भारत ने ये सोचा कि अगर यहाँ पर सारी चीज़ें पॉजिटिव होगी तो ये वाला इश्यू जो है वो भी हम पॉजिटिवली सॉल्व करके हमेशा के लिए ये चैप्टर बंद कर देंगे। लेकिन चाइना का तो काम करने का तरीका ही यही है। चाइना चाहता है कि ये प्रॉब्लम्स चलते रहें ताकि वो किसी भी देश के ऊपर इस प्रकार के प्रेशर जो है वो डालता रहे। अगर आप रेगुलरली इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि चाइना का एक ख़ास काम करने का तरीका है, वो आपके एरिया में आकर बॉर्डर इश्यू क्रिएट करेगा। यू नो, आपके देश में आकर, या फिर आपका देश है और आपके देश का पोर्शन जो है उसको अपना बताएगा, तो फिर आपको प्रूव करना है कि नहीं, ये आपका नहीं है। यू विल स्टे बिजी विथ इट। तो ये चाइना की एक प्रकार की प्रेशर टैक्टिक है। दूसरी चीज़ जो भारत को ध्यान में रखनी चाहिए वो है इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप, राइट। धीरे धीरे रशिया जो है वो चाइना के साथ और ज़्यादा पार्टनरशिप को और ज़्यादा गहरी बनाते जा रहा है। और दूसरी तरफ आपको चाइना और पाकिस्तान का भी एक्सेस, यानी कि ये दोनों देश भी एक दूसरे को ऑल वेदर फ्रेंड्स कहते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस जो हैं वो भारत के सामने हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और हमारी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। अगर आपने ये दोनों चीज़ें कर ली हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, 3 और स्टूडेंट्स को इस सीरीज़ और हमारी चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ए डेवलपमेंट दैट विल हार्डली पुट इंडिया एट ईज। शायद आपको पता होगा, अगर आप डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस, एक सीरीज़ है जो स्टडी IQ के ऊपर चल रही है, ये लेक्चर्स भी मेरे द्वारा ही डिलीवर किए जाते हैं। इसमें बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमिकल न्यूज़ जो हैं, करंट अफेयर्स को हम रेगुलरली डिस्कस करते हैं। हर रोज़ ये लेक्चर जो है वो 5 बजे के आसपास आपको डिलीवर किया जाता है। तो डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस का जो सैटरडे का वीडियो है उसमें हमने इस करंट अफेयर के बारे में बात की थी कि वर्ल्ड बैंक ने ये डिसाइड किया है कि वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है उसको टाइम बीइंग के लिए पॉज कर रहा है, होल्ड कर रहा है। ये बंद नहीं कर रहा है हमेशा के लिए, थोड़े समय के लिए इसके ऊपर एक ब्रेक लगाई जा रही है। इसके पीछे रीज़न ये है कि वर्ल्ड बैंक को ये एहसास हुआ है कि उनके पास जो डेटा डेटा पहुंचा है, जो डेटा वर्ल्ड बैंक के पास आया है अलग अलग देशों का, तो उसमें कुछ प्रकार की डेफिशिएंसी हैं, या फिर आप कह सकते हैं उसमें कुछ इरेग्युलरिटीज़ हैं। बहुत सारे देशों ने भी इसके ऊपर एक आवाज़ उठाई थी। कुछ देशों ने बताया था कि ये डेटा जो है, मीन्स ये वर्ल्ड बैंक का जो ईज़ ऑफ डूइंग रिपोर्ट जो है वो ग्राउंड रियलिटी को मीन्स डिस्प्ले नहीं करता है। आपको इससे ग्राउंड रियलिटी पता नहीं चलेगी, रियलिटी कुछ और है और आंकड़े जो हैं वो कुछ और बताते हैं। अब वर्ल्ड बैंक ने ये डिसाइड किया है कि एक थरो ऑडिट किया जाएगा, पिछले 5 सालों का जो डेटा है उसका ऑडिट किया जाए। और बताया जाता है कि बहुत सारे देशों के ऊपर इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट होगी, जिसमें चाइना का भी नाम बताया जाता है।
जो डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में उस टाइम पर हमने जो करंट अफेयर डिस्कस किया था, तो उसमें हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि इंडिया का जो रैंक है उसके ऊपर इतनी कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगी, क्योंकि इंडिया के एक सीनियर ऑफिशियल ने यह बताया कि हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि हमने जो डेटा प्रोवाइड किया है उसमें किसी भी प्रकार की इरेग्युलरिटीज़ नहीं है। तो भारत का रैंक जैसे है वैसा ही रह सकता है। हो सकता है कि दूसरे देशों के रैंक अप डाउन हो तो उसकी इम्पैक्ट हमारे रैंक के ऊपर आए, वरना हमारे देश का डेटा जो है वो सो फार सो गुड है। 2014 में हम 142nd पोजीशन में थे और 5 सालों में 2019 में हम 63rd रैंक तक पहुंच गए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जंप है। रशिया ने भी हमसे बहुत बड़ा जंप लिया। रशिया आज टॉप 20, आई थिंक रशिया का रैंक जो है वो रैंक 20 है। भारत ने 2014 में लॉन्च किया था मेक इन इंडिया। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारा देश जो है वो खेती प्रधान देश है। 50% जितनी पॉपुलेशन खेती बाड़ी के साथ जुड़ी हुई है। कुछ लोग जो हैं वो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है वो सर्विस सेक्टर का है, लेकिन हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इतना विकसित नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं, क्योंकि हमें 50% जितनी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में नहीं चाहिए, तो हम चाहते हैं कि इन लोगों को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ट्रांजिट कर दें, उनको वहाँ पर जॉब्स प्रोवाइड करें, ताकि खेती बाड़ी की इनकम भी एक परिवार को मिले और उस परिवार के एक व्यक्ति को अगर फैक्ट्री में जॉब मिल रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब मिल रही है, तो इनकम का सोर्स जो है वो डबल हो जाएगा, इज़ इट? तो ये एक रफ आइडिया है, बिग पिक्चर आपको मैं बता रहा हूँ। तो मेक इन इंडिया को 2014 में लॉन्च किया गया और उसके पीछे लक्ष्य ये था कि करंट या कि फिर फ़िलहाल हमारे देश की बात करें तो अगर आप जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है उसका ये पाई चार्ट बनाया, तो पाई चार्ट में पता चलता है कि लेट्स से 16 से लेकर 17% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। इतना ही जो है वो एग्रीकल्चर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है, 14-15% एग्रीकल्चर के द्वारा, और बाकी का जो बचता है वो सर्विस सेक्टर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है वो 25% तक पहुंच जाए बाय 2022, और हम 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स भी, ये मेक इन इंडिया जो है इसका दो बड़े लक्ष्य हैं। एक है जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है ये 25% तक पहुंच जाए, और दूसरा जो है वो ये है कि 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स बाय 2022 हम जनरेट करें। जो मैं आपको बता रहा था कि ग्राउंड रियलिटी और एक्चुअल ये जो रिपोर्ट और ग्राउंड रियलिटी है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि चाइना का ग्लोबल रैंक जो है ये स्लिप हुआ है। चाइना 34th रैंक पर था 2014 में, ये 67th रैंक तक पहुंच गया इन 2017, लेकिन चाइना में इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई ऐसी खास इम्पैक्ट नहीं हुई है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है उनका नाम है मिशेल बेसले, और ये चिले या फिर चिली नाम का जो देश है उनके प्रेसिडेंट थे फ्रॉम 2014 to 18, और उन्होंने भी वर्ल्ड बैंक के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था कि जानबूझकर आप डेटा को मैनिपुलेट करते हैं ताकि उनकी जो टेन्योर है वो काफ़ी ख़राब दिखे। और वर्ल्ड बैंक ने भी ये एक्सेप्ट किया है कि ऐसी गलतियां जो हैं वो वर्ल्ड बैंक से डेफिनेटली हुई हैं। While India's rank poll vaulted, it has meant nothing on the ground. जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग है। भारत का रैंक जो है वो 63rd रैंक तक हम पहुंच गए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ऐसी कोई ख़ास मीन्स थियरी वाइज चेंजेस हुए, रियलिटी में कोई बदलाव, इनफैक्ट नेगेटिव चीज़ें हुई। 3.5 मिलियन जॉब्स चली गई 2011-12 से लेकर 2017-18 तक देखें तो इतनी जॉब्स जो हैं 3.5 मिलियन, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट 35 लाख जॉब जो है वो चली गई। नेशनल अकाउंट्स स्टेटिस्टिक्स के डेटा को अगर आप देखें तो एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग फेल फ्रॉम 13.1% इन 2015-16 टू 0 इन 2019-20। जो मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ होता है हर साल, तो 2015-16 में ये 13.1% से हो रहा था, नाउ इट इज़ 0। और जैसे मैंने आपको बताया रशिया के साथ भी यही सिचुएशन है। रशिया का रैंक जो है वो रैंक 20 है, मुझे जहाँ तक याद है, जहाँ तक पता है, ये रैंक रशिया का 20 है, लेकिन रशिया में इतना कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। चाइना का रैंक लो है, 67 है, लेकिन या फिर थोड़ा चेंज हो सकता है इसमें, लेकिन चाइना का रैंक जो है वो काफ़ी पीछे है। लेकिन कैपिटल अट्रैक्ट करने की बात जब आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो पैसा जो है वो जा रहा है चाइना के पास।
तो इसमें बहुत सारी ऐसी डिज़ाइन फॉल्ट्स हैं, और आपको ये भी शायद पता होगा कि सिर्फ मुंबई और दिल्ली, ये सिर्फ दो ही शहर हैं जिनका डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है, और वो भी लॉयर्स, अकाउंटेंट्स और ब्रोकर्स के पास से डेटा को कलेक्ट किया जाता है, एंटरप्रेन्योर्स के पास से नहीं। तो जो कहते हैं डे यूरे यानी कि स्टेट्यूट के ऊपर, बुक के ऊपर अलग चीज़, और डे फैक्टो यानी कि रियलिटी में बहुत एक बड़ा डिफरेंस है। तो वर्ल्ड बैंक को इस चीज़ के ऊपर भी काम करना चाहिए। एलोन एट द टॉप, ये एक दुखद बात है कि कोरोना वायरस में भारत में बहुत सारे नए केसेस आ रहे हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि ज़्यादा केसेस का आना जो है वो इतना भी बुरा नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं सुबह सुबह क्या बात कर रहा हूँ। द थिंग इज़, केसेस के आने का मतलब है कि चेकिंग जो है वो चल रहा है, टेस्टिंग जो है वो हो रही है, और टेस्टिंग में जो भी है, चाहे नंबर ज़्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, अगर कम आ रहे हैं तो दैट्स अ गुड थिंग। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन के नंबर्स आ रहे हैं तो ये चिंता का विषय है, तो इसको लेकर हमें काम करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम टेस्टिंग को कम करें। हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट्स कंडक्ट करनी चाहिए। कुछ राज्यों में, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ये भी चीज़ें चल रही हैं कि वहाँ पर राइट आंकड़े जो हैं वो प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं, और ये एक बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि आप इस चीज़ को छुपा नहीं सकते। ये एक वायरस है, ये एक कोरोना वायरस जो है वो एक दूसरे में, मीन्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है। तो आप अगर आंकड़े आज छुपा लेंगे, थोड़े टाइम के लिए आप प्रेशर जो है वो झेल लेंगे, लेकिन उसके बाद आपके वहाँ पर ये कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का ब्लास्ट होगा, तो उस टाइम पर आप क्या करेंगे? ये स्टेट गवर्नमेंट्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में, जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनको इसके बारे में सोचना चाहिए कि वो अगर सोच रहे हैं कि वो बच जाएंगे और कोरोना वायरस की दवाई जब तक मिलती है तब तक वो छुपा लेंगे आंकड़ों को, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। भारत ने 78,508 इन्फेक्शंस, एक ही दिन में इतने इन्फेक्शंस का रिकॉर्ड डे स्पाइक, और 80,000 से भी ज़्यादा केसेस, मीन्स यूएसए और ब्राज़ील हमसे आगे हैं टोटल केसेस में, लेकिन 80,000 जितने केस एक दिन में वहाँ पर भी देखने को नहीं मिले हैं। मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि मार्च का जो टाइम था, मार्च 2018, बेग पार्डन, मार्च 2020 की बात करें, स्टार्टिंग में जो जब ये कोरोना वायरस की शुरुआत और ये सारी चीज़ें हुई, तो उस टाइम पर बात हो रही थी कि जून जुलाई तक पहुंचते पहुंचते भारत में मिलियन जितने केसेस होंगे, और हर रोज़ 50,000 से भी ज़्यादा नए केसेस देखने को मिलेंगे। तो उस टाइम पर सरकार और बहुत सारे लोगों का कहना यह था कि तब तक तो ये ख़त्म भी हो जाएगा और लॉकडाउन की वजह से आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। लेकिन देखिए, आज कोरोना वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लगा है। एक अच्छी बात जो हमारे पक्ष में है वो ये है कि इस फेटालिटी रेट ये 2% से भी कम है। भारत सरकार ने अभी 1-2 दिन पहले की बात है जब राज्यों को बताया कि आप फेटालिटी रेट को 1% से भी कम करने की कोशिश कीजिए। यूएसए और ब्राज़ील नंबर ऑफ़ केसेस में हमसे आगे हैं, और सीएफआर जो है वहाँ पर 3% जितना है। कोविड-19 ने एक बात तो डेफिनेटली साबित कर दी है कि हमारी हेल्थ सिस्टम जो है वो काफ़ी पुअर है, काफ़ी ख़राब है, और हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर हमने, अगर हमारी हिस्ट्री में जाएं, हेल्थ केयर सिस्टम की हिस्ट्री के ऊपर फोकस करें, तो आज तक हमने ऐसा कोई ख़ास काम इसके ऊपर नहीं किया। इतना कोई ख़ास फोकस या फिर डेवलपमेंट हेल्थ सेक्टर का हमने नहीं किया है, और यही निगलेक्ट की वजह से आज हम इसको भुगत रहे हैं। अब देखिए, भारत के पास कोई इंडिजीनियस टेस्टिंग किट भी नहीं है, तो ये सिचुएशन हो गई है हमारी, और ऐसा डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। दूसरा जो चिंता का विषय है वो ये है कि अगर सिटी एरिया में स्प्रेड हो रहा है तो ये काफ़ी लॉजिकल है कि भीड़ है और नज़दीक नज़दीक में लोग रहते हैं एक्सेट्रा। लेकिन अंडमान और निकोबार की एक सेक्लूडेड ट्राइब, यानी कि एक अलग आइलैंड में रहने वाली जो एक वहाँ की प्रजाति है, ट्राइब है, उनको भी कोरोना वायरस हुआ है। एक ऐसी ट्राइब है जिसके सिर्फ 50 जितने मेंबर्स हैं, और उसमें से कुछ 10 लोगों को कोरोना वायरस हुआ है। तो आप सोचिए इसके रूट्स जो हैं वो कितना स्प्रेड हो रहा है, और कितना ये हर एक जगह पर आई थिंक अवेलेबल हैं अब ये कोरोना वायरस। डिस्पाइट द मैसेजिंग, इट इज़ स्टिल एडवांटेज चाइना। ये बिज़नेस और बिज़नेस को, ये जो एफडीआई या फिर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की बात है, तो उसमें आज भी चाइना भारत से
आगे ही हैं, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो आज भी कन्विंस्ड नहीं हैं। बातें हो रही हैं कि यूएसए और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर हो रहा है, इसको लेकर बहुत सारी यूएसए की कंपनीज़ या फिर फॉरेन की कंपनीज़ जो हैं वो चाइना से अपने प्रोडक्शन को शिफ्ट करने वाली हैं। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि वो चाइना को छोड़कर डायरेक्टली भारत आ जाएंगे, तो ये बात भी गलत होगी। बहुत सारी कंपनीज ने बातें बताई हैं, लेकिन चाइना को छोड़ना उतना उनके लिए आसान भी नहीं होगा। बहुत सारी कंपनीज चाइना की डोमेस्टिक मार्केट को टारगेट करने के लिए वहाँ पर ही रहेगी। दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई चाइना को छोड़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास दूसरा बेस्ट ऑप्शन सिर्फ इंडिया ही है। एशिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं, और ख़ास करके हमारे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स अगर कोई हैं तो वो हैं आसियान के देश, और उसमें भी वियतनाम। वियतनाम काफ़ी आगे हैं भारत से। अगर आप उनका सिंगल विंडो क्लियरेंस देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरा काम करने का तरीका जो है वो हमसे काफ़ी एडवांस है। तो फिर इन्वेस्टमेंट वहाँ पर जाएगा, हमारे यहाँ पर कम आएगा। हाँ, बची कुछ कंपनी होगी जो भारत, ये सारे देशों को छोड़कर सिर्फ भारत को सिलेक्ट करेगी। तो यहाँ पर हमें थोड़ा रियलिस्टिक होने की आवश्यकता है। तो इन्वेस्टर्स का अगर हम माइंड चेंज करना चाहते हैं, अगर उनको यहाँ पर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हमें कुछ हमारे पॉजिटिव्स ऑफर करने होंगे और नेगेटिव्स के ऊपर काम करना होगा। पॉजिटिव्स की बात करें तो देखिए, भारत एक ओपन और वाइब्रेंट इकोनॉमी है, एक वाइब्रेंट प्रेस है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, डेमोक्रेटिक देश हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे एडवांटेज में हैं, जो आपको चाइना और कुछ आसियान के देशों में नहीं देखने को मिलेगी। देर आर नो इंडियन गवर्नमेंट हैकर्स स्टीलिंग फॉरेन कंपनीज इंडस्ट्रियल सीक्रेट्स। हमारे देश में चाइना की तरह ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के हैकर्स जो हैं वो कंपनीज का डेटा चुरा लेते हैं। ऐसा हमारे देश में नहीं होता है। लेकिन भारत कुछ ऐसी चीज़ें करता है जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो नाराज़ हैं। एक तो है कि बहुत टाइम लगता है, यहाँ पर समय जो है वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, जिसको हम कहते हैं रेड टेपिज्म, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। राइट, ब्यूरोक्रेसी का लेवल बहुत ज़्यादा है, डिसीजन मेकिंग काफ़ी स्लो है, करप्शन भी उतना ही एक बड़ा इश्यू है। पॉलिसीज़ की बात करें तो देखिए, फॉरेन ई कॉमर्स कंपनीज़ के ऊपर हम ऑल ऑफ द सडन टैक्सेस लगा देते हैं, पॉलिसीज़ और रूल्स चेंज कर देते हैं। एजुकेशन प्रोवाइडर्स में के साथ भी यही होता है। तो ऐसी सिचुएशन की वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं वो भारत से थोड़ा दूर रहते हैं। चाइना के भी कुछ पॉजिटिव्स हैं जो हमारे लिए थ्रेट्स हैं, जिसको हमें अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहिए। चाइना मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एक अलग प्रकार की स्किल प्रोवाइड करता है। और कोई भी चीज़ आपने नई बनाई, प्रोटोटाइप बनाया किसी चीज़ का, लेट्स से आपने कोई कार का प्रोटोटाइप बनाया, तो उसको प्रोड्यूस करना, एक चीज़ ऐसी जिस मीन्स इन्वेंशन जो है, कोई चीज़ आपने जस्ट बनाई है, उसको मार्केट तक, यानी कि इनोवेशन, इन्वेंशन से इन्वेंशन को इनोवेशन में कन्वर्ट करने की जो क्षमता है वो चाइना की काफ़ी अच्छी है। फिर चाइना का जो स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल जोन है, उसमें आपको सारी चीज़ें, कंपनीज, फैक्ट्रीज, लॉजिस्टिक्स और इसी के साथ साथ R&D भी उसी जगह पर मिल जाएगी। तो पूरा उसने एक इस प्रकार का सेटअप क्रिएट किया है। तो भारत को और ज़्यादा सिंगल विंडो के ऊपर काम करना चाहिए और ट्रांसपेरेंट और प्रेडिक्टेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, तब जाकर इन्वेस्टमेंट को हम अट्रैक्ट कर पाएंगे। फिर बात करते हैं एज एबे बोज आउट, शिंजो एबे, जापान के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ने फ्राइडे को रेजिग्नेशन दिया है, क्योंकि उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं रहती है। भारत और जापान के रिलेशनशिप की बात करें तो शिंजो एबे एक ब्रिज की तरह गए। उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन दोनों देशों को एक दूसरे के नज़दीक लाने में। और आपको पता है कि शिंजो एबे और नरेंद्र मोदी साहब एक दूसरे को अपने दोस्त कहते हैं। बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है इन दोनों लीडर्स के बीच में भी, और ये फिर ओवरऑल रिलेशनशिप में भी बहुत काम आती है। भारत जो है ये एबे के लिए, शिंजो एबे के लिए हमेशा से स्पेशल रहा है। उनके नाना जी भारत आए थे 1957 में, और उनके नाना जी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर थे, नोबुसुके किशी उनका नाम है। तो उनके नाना जी ने जो नेहरू साहब के साथ रिलेशनशिप डेवलप किए थे, तो उसको कई बार वो याद करते थे जब भी भारत और जापान की बात होती थी तब। और रीजनल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी में भी हम धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, और दोनों देशों के रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो रहे हैं।
एबे ने एक विजन दिया इंडो पैसिफिक वाला, राइट, कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के का मिलन एक प्रकार से आप कह सकते हैं। तो ये आइडिया जो है वो उनका काफ़ी अच्छा था और अच्छा है, नो डाउट। और क्वाड के बारे में भी, मीन्स के एशिया के 4 डेमोक्रेटिक देशों को ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के साथ मिलकर काम करना चाहिए, कोएलिशन क्रिएट करना चाहिए, ये सारे आइडियाज़ भी उन्होंने दिए थे। उनको याद किया जाएगा, जापान की बात करें तब उनको याद किया जाएगा, क्योंकि अमेरिकन की छत्र छाया में रहने वाला एक देश वर्ल्ड वॉर 2 में हार गया और उसके बाद अमेरिका सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता था। तो ऐसा एक देश जो है वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होने लगा, अपने सिक्योरिटी, खुद की सिक्योरिटी धीरे धीरे संभालने लगा। अभी ये काम ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन ये इसकी शुरुआत जो है वो डेफिनेटली, और या फिर इसको एक स्पीड जो है वो डेफिनेटली शिंजो एबे साहब ने दी है। लास्ट आर्टिकल है फ्रॉम प्लेट टू प्लाउ, ट्रैक्टर सेल्स के बारे में बात करेंगे। और ये एक एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 50% जितनी पॉपुलेशन हमारे देश की खेतीबाड़ी के साथ जुड़ी हुई है, और हमारा देश आज भी हमारी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को खेती प्रधान देश या फिर एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी कहा जाता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको अलग अलग एंगल से इसके ऊपर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस साल बारिश काफ़ी अच्छी हुई है और ट्रैक्टर का सेल भी काफ़ी अच्छा हुआ है। ट्रैक्टर के सेल्स की हिस्ट्री अगर देखें तो स्टार्टिंग हुई ट्रैक्टर की 1914 में। स्टीम वाले ट्रैक्टर्स, स्टीम से चलने वाले ट्रैक्टर्स जो हैं उनको लॉन्च किया गया। फिर ट्रैक्टर सेंट्रल ट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई 1947 में। 1961 में आइसर ट्रैक्टर्स लिमिटेड एंड टेफ वेर सेट अप फॉर डोमेस्टिक ट्रैक्टर प्रोडक्शन इन इंडिया। फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा आया, उसके बाद पंजाब ट्रैक्टर्स जो स्वराज हैं, उसके बाद स्टैट्यूटरी प्राइस इसके ऊपर जो थी उसको हटाई गई, और 1991 से एक ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिला। और आप देखिए फिर प्रोडक्शन और सेल्स जो है वो कितना बढ़ चुका है, क्योंकि डी लाइसेंस किया गया। पहले ये लाइसेंस राज के तहत था। ख़ास करके ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के बाद जो है ट्रैक्टर की डिमांड काफ़ी बढ़ने लगी हमारे देशों में। और चीज़ों को अगर आपको टाइम पर कंप्लीट करना है तो आपको मशीनरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ट्रैक्टर उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे और करते हैं भी। 1991 के बारे में मैंने आपको बताया कि ये एक लैंडमार्क इवेंट था, जब क्वालिटी इम्प्रूव हुई, उसके बाद क्वालिटी कंपटीशन, ये सारी चीज़ें इंटेंसिफाई हुई और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो किसानों को काफ़ी अच्छा मिला। आज देखिए आप, भारत जो है वो लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर हैं वर्ल्ड में। इनफैक्ट हमारे ट्रैक्टर्स हम यूएसए और दूसरे बहुत सारे ऐसे देशों में भी भेजते हैं। अब हमें चाहिए कि हम ट्रैक्टर का सदुपयोग करें, उसको एफिशिएंटली यूज़ करें। होता यह है कि एक ट्रैक्टर जो है एक किसान ख़रीद तो लेता है, लेकिन उसको उतना ज़्यादा नहीं चलाता है या फिर नहीं चला पाता। तो इसकी जो मान लीजिए कि आपने कोई एक कार ख़रीदी है, आपके पास फेरारी है, लेकिन आप उसको 50-60 किलोमीटर की स्पीड से ही चला रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं चला पा रहे हैं, तो आप उसका जो पोटेंशियल है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सेम थिंग गोज़ विद द ट्रैक्टर। अगर आप ट्रैक्टर को 100% या फिर उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो एक्स्ट्रा जो भी उस मीन्स आपका काम ख़त्म हो गया, ट्रैक्टर की और भी कैपेसिटी है, तो इसको आप दूसरे ऐसे छोटे किसानों के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे ऊबर और ओला कैब हम बुक करते हैं, ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स अगर हम क्रिएट करें तो छोटे किसान जो हैं वो बड़े किसानों से, मीडियम साइज़ किसानों से ट्रैक्टर जो हैं वो रेंट के ऊपर ले पाएंगे कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए। उनकी सर्विस को ये इस्तेमाल कर सकते हैं, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। और यूएसए और यूरोप के बहुत सारे देशों में अब डिजिटल रेवोल्यूशन हो रहा है फार्म मशीनरी में। तो ये सारा डिजिटल रेवोल्यूशन जो है वो आज से ही हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए, ताकि हम भी उनसे पीछे ना रहें, राइट। कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं डियर फ्रेंड्स। मैं चाहता हूं कि इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आप ये सारी हेडलाइंस को पढ़ लीजिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च कीजिएगा, इसके ऊपर से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। मन की बात प्रोग्राम में विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट जो हैं वहाँ की हैं इतिको पक्का, ये एक डॉल्स हैं, राइट, टॉयज़ हैं, एक प्रकार के 100 पीसेस हैं। तो इसका जिक्र किया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल अपने मन की बात प्रोग्राम में। तो इसकी कुछ पिक्चर्स देख लीजिएगा, इसके साथ जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ी रिसर्च कर लीजिएगा। इट विल टेक 5 मिनट्स ओनली,
लेकिन जब प्रश्न पूछा जाएगा इसके ऊपर से तब आपको ये चीज़ पता होगी. एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद.